किसान जुड़े हैं जो पिछले 20-25 सालों से मछली पालन कर रहे हैं। आज ये लगभग 40 से 45 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ राजकरण किसान जुड़े हैं जो पिछले 20-25 सालों से मछली पालन कर रहे हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि मछली पालन के दौरान इनकी जो जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, वो कैसी रही है, किस तरह की चुनौतियां इनके सामने आई है। अगर युवा पीढ़ी मछली पालन व्यवसाय की तरफ अगर जाना चाहती है तो क्या इसके फायदे हैं या नुकसान हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा राजकरण जी, आप लगभग कितने सालों से मछली पालन कर रहे हैं? करीबन 20-25 साल से। और इसकी शुरुआत कैसे की थी आपने? शुरुआत है कि मेरे रिश्तेदार हैं सुंडाना गांव रोहतक के पास। वो पहले से मछली पालन कर रहे थे। उन्होंने गाइड किया कि अच्छा काम है, उनके कहने पर मैंने मछली पालन। और उस समय कैसे मतलब आपने शुरुआत की मछली पालन की? खुद के तालाब बनाए या फिर आपने जोहड़ वगैरह लिए ठेके पे? नहीं, शुरुआत मैंने अपने तालाब नहीं बनाए, अपने तो अब भी नहीं है। जो गांव के तालाब है, पंचायती तालाब है, वो ठेके पर ले करके और तब काम शुरुआत किया। अच्छा, इस काम के बारे में अनुभव कैसे हुआ? कोई आपको ट्रेनिंग वगैरह ली या फिर जो आपके रिश्तेदार काम कर रहे थे उन्हीं से पता चला? उन्हीं से काम का पता तो उन्हीं से चला, लेकिन काम की शुरुआत जो ही मैंने काम की शुरुआत की, साथ साथ मैंने फिशरी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग भी ली। तो मछली पालन विभाग से कितना सहयोग मिला समय समय पे आपको? समय समय पर मछली पालन विभाग से बीज वगैरह की जो गुणवत्ता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। बीज वगैरह आता तो बाहर से ही था, लेकिन उन्होंने बताया है। टाइम पर वो कैंप वगैरह लगा करके इस बारे में बताते रहते हैं कि भाई बरसात के टाइम में मच्छी को कैसे अपना बचाव किया जाए या उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए, उनसे भी प्रोत्साहन मिला है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, लगभग कौन से साल आपने ये व्यवसाय शुरू किया था? मैंने लगभग 2000 के आसपास को। अच्छा, उस समय ज्यादा हेचरी नहीं होती थी हरियाणा में? आसपास हरियाणा में थी ही नहीं थी। फिर आप बीज कैसे मंगवाते थे और किस तरह से बीज मिलता था मछली का? मछली का बीज 0 नंबर बीज आता है और वो हम कलकत्ता से मंगवाते थे एजेंटों की तरफ। तो लगभग क्या रेट लगता था उस समय? उस टाइम पर था लगभग 5-6 हजार के आसपास पर 1 लाख। और ये कौन कौन सी नस्ल का बीज होता था? वहां से आता था जी रोहू, कतला, दोगला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। अच्छा, लगभग आप कौन सा बीज इस्तेमाल करते थे? कौन सी मछलियाँ इस्तेमाल करते थे? हमने ज्यादातर मच्छी रोहू, कतला, दोगला और कॉमन कार्प यूज किया है। अच्छा, इसमें कुछ विशेष बात है इन्हीं मछलियों का पालन करने के लिए? विशेष बात यह है कि जो ग्रामीण तालाब है या फिर हमारा जो एरिया जो भी है या इसका जो वातावरण है जी, उसके लिए ये रोहू, कतला, दोगला यही सुटेबल है। इसकी ग्रोथ है अच्छी है। अच्छा, अगर बात करें तो पहले जब आप कोलकाता से बीज मंगवाते थे तब लगभग 6500 रुपए पर लाख बीज होता था, लेकिन आज लगभग 25 साल बाद क्या कुछ रेट लगता है आपको? कलकत्ता वाला बच्चा तो अब 2 गुना 3 गुना हो गया, 15,000 के आसपास आ रहा है। हरियाणा में भी काफी हेचरी खुल चुकी है। काफी हेचरी खुल चुकी है। हरियाणा की हेचरी की है, उनमें जो बच्चा की जो क्वालिटी है वो कलकत्ता से कमजोर है। ये क्या वजह है कि उनकी क्वालिटी कम रहती है? कलकत्ता वाले जो हैं उनके ब्रूडर अच्छे होते हैं। 5-5, 7-7, 10-10 किलो के ब्रूडर होते हैं। हरियाणा वाले क्या है कि कई बार 2-2, 2.5 किलो तक का ब्रूडर के बच्चा पैदा करवा देते हैं, जिससे मतलब उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो सकती जितनी कलकत्ता वाला की है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो 0 नंबर का जो बीज आता है वो कब इतना बड़ा हो सकता है? मतलब कितना समय उसको बड़ा होने में लगता है ताकि आप उसे मार्केट में बेच के? मार्केट में बेचने के लिए कम से कम मान के चलो जी 1.5 साल का। 1.5 साल लगते हैं कम से कम? लगते हैं। अच्छा, तो 0 नंबर का जो बच्चा आता है वो सीधा गांव के तालाबों में डलता है या फिर कोई नर्सरी वगैरह भी होती है उसके लिए? सीधा नहीं, अलग से नर्सरी तैयार करते हैं, उसके अंदर 0 नंबर डालते हैं और उसको फिंगर साइज या 50-60 ग्राम का जब तक हो जाता है उसके बाद में हम उसको तालाबों में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, ये क्या वजह है कि उसकी नर्सरी तैयार की जाती है? क्योंकि नहरों का पानी भी आता है और तालाब भी काफी बड़े हैं, क्या वो उनमें बड़े नहीं हो सकते 0 नंबर बच्चे? नहीं, उनमें बड़े नहीं हो सकते। उनका कारण है कि तालाब के अंदर नहर का पानी तो आना ही आना है। नहर के पानी के अंदर कुछ ऐसी मछलियां आती हैं जो 0 नंबर को खा जाती हैं। मतलब जो दूसरी बड़ी मछलियां वो छोटी को खा जाती हैं? छोटी को कुछ वैरायटी होती है
जो हम पालन करते हैं वो तो नहीं खाती है, लेकिन कुछ नहर के अंदर आ जाती है, वो मछलियाँ छोटे बच्चे को 0 नंबर को खा जाती है। इसलिए उसके लिए हमें अलग से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आपने कहा कि जो 0 नंबर का बच्चा होता है उसे वो मछलियाँ खा जाती है जो नहर में आती हैं कुछ विशेष प्रजाति की, लेकिन अगर फिंगर साइज या बड़ा बच्चा आप किसी जोहड़ में डाल रहे हैं और उनमें नहर की मछली आ रही हैं, तो फिर क्या उसके बावजूद भी कुछ नुकसान होता है? नहीं, उसके बावजूद बच्चे का कोई नुकसान नहीं। तो इसके अलावा क्या नुकसान होते हैं? उसके अलावा है खुराक को खा रही है, अब उसके अंदर ज़्यादा एरिया कम है, ज़्यादा हो जाएगी। नहर की हमने डाल दिया, मान लो 4000-5000 बच्चा 1 एकड़ के अंदर, और 4000-5000 दूसरा साइड से आ गया है, तो एरिया भी कम हो गया उनके लिए, ग्रोथ भी कम बढ़ेगी, खुराक भी ज्यादा लगेगी, हमारी मेडिसिन का भी खर्चा बढ़ेगा। मतलब और अतिरिक्त खर्चे बढ़ जाते हैं अगर अनावश्यक मछली आती हैं तो। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत भी जोहड़ गांव के ठेके पर लेकर शुरुआत की थी, ये जोहड़ कैसे मिलते हैं और लगभग क्या रेट में मिलते हैं? जोहड़ है जी ये पंचायत के, तो पंचायत एडवर्टाइजमेंट करती है, अखबार में निकालती है जी, प्रस्ताव पास करती है कि हम ऐसे मछली पालन के लिए तालाब को पट्टे पर उठाना चाहते हैं, अखबार में निकालती है। उसके माध्यम से जाइए आप सरपंच के पास, वहाँ पर जो भी होगा फिशरी डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, बोली लगती है, ज़्यादा पैसा देगा उसको नहीं जाएगा। क्या इस सेक्टर में जो आपने कहा कि आप बोली लगाने के लिए जाते हैं, विज्ञापन भी अखबारों के जरिए निकलता है कि वो ठेके पर जोड़ छोड़ना चाहते हैं, तो क्या कंपटीशन भी है? कंपटीशन तो बहुत है जी। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, आपने कहा कि मछलियों को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, खुराक डालनी पड़ती है, तो आमतौर पर बात करें तो किस तरह की दवाइयाँ जोड़ों में डाली जाती हैं और क्या मछलियों को खुराक दी जाती है? खुराक के तौर पर हम जैसे सरसों की खली है या रोइस पोलिस है, इस टाइप की है, उनको पानी के अंदर मिला करके और छिड़काव कर देते हैं ताकि उसको भोजन आराम से मिल जाए, उसकी पूर्ति हो जाए। और ये मेडिसिन जो भी डालते हैं, मेडिसिन जो भी डालती है, या तो पानी को साफ करने के लिए जैसे चूना डालते हैं, फिटकड़ी डालते हैं, तो उसकी सफाई, पानी की सफाई होगी। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कुछ टेबलेट आती है जो पानी के अंदर जा करके और ऑक्सीजन बढ़ाती है, इस टाइप की मेडिसिन डालते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें खुराक की, तो क्या ये कितनी बारी आप महीने में डालते हैं? महीने में नहीं जी, ये तो लगभग ये मान के चलो कि थोड़ी थोड़ी करके हर रोज डाली जाती है, तो इसके हिसाब से खर्चा भी काफी बढ़ता होगा। तो बढ़ता है, क्योंकि क्या है कि अगर हमने 1 महीने की एक साथ इकट्ठी डाल दी उसके, तो खाई तो नहीं जाएगी, वो नीचे जब उसके तले के अंदर जाएगी तो वो उसके अंदर गैस वगैरह बनाएगी, वो सड़ेगी, तो उसके अंदर गैस होगी, फायदा के बजाय वो नुकसान करेगी। अच्छा राजकरण जी, कई बार देखने को मिलता है कि कई तालाबों की मछलियाँ पानी की सतह पे आ जाती हैं, मर जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं, क्या वजह रहती होंगी कि मछलियाँ पूरे तालाब की मर जाती हैं? वजह ऑक्सीजन की कमी, अमोनिया गैस बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी। मछली जो ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तालाब के ऊपर आ जाएगी और वो बाहर आकर के ऑक्सीजन की अपनी पूर्ति करेगी। अगर वहां पूर्ति नहीं होती है तो मरनी शुरू हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तालाब के ऊपर आकर के वो ले। मछली के लिए तालाब के अंदर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर अंदर जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी तो मछली मरेगी ही। तो इसका कोई समाधान है अमोनिया गैस का, ताकि ऑक्सीजन पानी में बनी रहे? हाँ, पानी को चेक करते रहो, अगर अमोनिया बढ़ती है तो उसके अंदर मेडिसिन से हम कम कर सकते हैं। अच्छा, ये अमोनिया किस वजह से बढ़ती है? नीचे गंद ज्यादा होने से। जब मच्छी मान ले कुछ खाती है, उसके अंदर से अड़ंगा जो भी है, गार है, कीचड़ है या खुराक है जो भी खाती है, तो वो भी कुछ पोटी करती है, तो वो नीचे तली में जो भी जमा हो जाएगा, जो भी अड़ंगा हो जाएगा, जो तालाब की छटाई नहीं हो, ज्यादा पुराना तालाब होगा जिसमें गार की ज्यादा जी, उसके अंदर अमोनिया गैस बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे कुछ तालाबों में गांव का गंदा पानी भी जाता है, तो ये पानी मछलियों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? नुकसानदायक है, बिल्कुल। जो गांव का गंदा पानी जाता है वो बिल्कुल नुकसानदायक है। फिर ऐसी परिस्थितियों में कैसे निपटते हैं जी? ऐसी परिस्थितियों में पंचायत से अनुरोध करते हैं, सरपंच से कहते हैं कि उस पानी को या तो किसी साइड से निकाल दिया जाए या साथ में कोई दूसरा गड्ढा बना दिया जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम मेडिसिन से करते हैं, जैसे चूना डाल के उसको साफ करते हैं, फिटकड़ी डाल के साफ करते हैं। तो ऐसे में तो लागत काफी गुना बढ़ जाती होगी।
अच्छा, हमने सुना कि साल के कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जिनमें पानी में ऑक्सीजन कम रहती है और मछलियों के मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे कौन से वो महीने होते हैं और इन परिस्थितियों से कैसे आप निपटते हैं? बरसात जैसे ही शुरू होती है, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग, ये 3 महीने में बरसात, क्योंकि बरसात का टाइम में धूप नहीं निकलती, सूरज नहीं निकलती, और सूरज नहीं निकलती तो तालाब के अंदर ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। जी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मच्छी ऊपरानी शुरू हो जाएगी। अगर हम उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो उभरनी शुरू हो जाएगी। उस दौरान हम जियोलाइट डालते हैं। जियोलाइट एक पाउडर आता है, उसको हम तली में डालेंगे तो उसकी तली के अंदर जो गाद है उसको, वो गाद को साफ कर देगी। जी। चूना डालते हैं, या फिर रिसाइकल के लिए कोई मोटर लगा दी, वहीं से पानी उठाया और वहीं पर डाल दिया, जो ऊपर से पानी पड़ेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन पैदा है। लेकिन जो आपने कहा वाटर रिसाइकिल करते हैं, मेरे हिसाब से ये उन तालाबों के लिए एक चुनौती होगी जिनमें गांव के पशु जाते हैं। कई बार सुना है कि अगर केबल कट जाए तो वह नुकसान कर सकती है। नहीं, चुनौती रहती है, केबल कटने का तो नहीं है, साइड में लगा, लेकिन चुनौती तो रहती है। कोई डांगर घूमता फिरता निकल गया वहाँ से, जी, तो उसकी पाइप वगैरह है उसमें अड़ झपड़ जाता है, चुनौती तो रहती है, लेकिन करना पड़ता है। जी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में जब आपने सन 2000 में ये काम शुरू किया था, उस समय लगभग 6500 रुपए का 1 लाख बच्चा आता था जीरो साइज का, और अब कीमतें 15,000 जा चुकी हैं। तो क्या इनके रेट में भी कुछ, बिक्री में भी कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? बहुत फर्क देखने को मिला है। उस टाइम पे किस रेट में आप मछली बेचते थे? 25-30 रुपए बेचता था 2000 पर केजी। आज 150 रुपए बेच रहे हैं।